हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। क्या है? हाउ टू फाइंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। जब भी आप क्वेश्चंस देखते हैं, जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं ना, उस टाइम में आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट हमने देखा है कि ये फर्स्ट नंबर पे यही क्वेश्चन होता है, बट सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन देखने को मिले क्लैट और आइलेट के अंदर तो कौन सा है? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज क्या होता है और इसे कैसे फाइंड किया जाए? तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया ये लिखा हुआ आ जाए या फिर मेन आइडिया ये लिखा हुआ आ जाए। इसके अलावा सेंट्रल पॉइंट या फिर मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज अगर आपके सामने आ जाए, ऑफ पैसेज या फिर ऑफ ऑथर, अगर ये आपसे पूछा जाए तो कई बार ना बच्चे घबरा जाते हैं। बच्चे पूछते हैं कि ये कैसे फाइंड करें, इसको फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि हर ऑथर अपनी अपनी राइटिंग स्टाइल के हिसाब से अलग अलग चीज़ें लिखता है। कुल मिला के एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं वो ये है कि आप ना ऐसा मान के चलें कि आप ऑथर हैं। जो भी वहां पे पैसेज लिखा गया है, आप ऐसे माने कि आप किसी को समझा रहे हैं। तो क्या सोच के आपने समझाया होगा? किस चीज के लिए आप कन्विंस करना चाहते हैं, वो होता है आपका सेंट्रल आइडिया। किस चीज के लिए आप कन्विंस करना चाहते हैं, वो होता है आपका सेंट्रल आइडिया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सेंट्रल आइडिया क्या होता है? तो इसके लिए ना हमारे पास में अलग अलग रूल्स हैं। तो हम लोग देखते हैं इन रूल्स को बारी बारी से। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे और आपके पास में ये रूल्स होने चाहिए, और इन रूल्स को आप किसी दीवार पे, किसी गेट पे ऐसी जगह लगा दें जिन्हें आप दिन में 4 से 5 बार देखें। मान लेते हैं कि अगर आपके पास में 5 से 6 पैसेज आते हैं, 6 तो नहीं 5 पैसेज अगर आते हैं, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके सेंट्रल आइडिया पे, भले ही वर्डिंग डिफरेंट हो बट सेंट्रल आइडिया के ऊपर क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो ऐसे अक्सर आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। How to find central idea of the passage? Finding the central idea of the passage is essential for understanding the main message. Understanding the main message or argument that the author is trying to convey. Author जिस चीज को कन्विंस करना चाहता है आपको, जिस चीज को मानने के लिए या फिर जिस मैसेज को कन्वे करना चाहता है, वो क्या है? मेन मैसेज या फिर मेन आर्ग्यूमेंट, वही होता है आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। कुछ स्टेप्स हैं। पहला क्या है? रीड द एंटायर पैसेज। रीड द एंटायर पैसेज का मतलब, सर मैं तो पूरा पैसेज पढ़ता हूं, रीड द एंटायर पैसेज क्या होता है? नहीं, काफी बच्चे ऐसे हैं ना, वो इतना ज्यादा तेज पढ़ते हैं, इतना ज्यादा, अगर नॉर्मली उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाए तो इतना तेज नहीं पढ़ेंगे, पर वो एग्जाम या फिर मॉक टेस्ट देते टाइम बहुत तेज पढ़ते हैं। क्यों? उन्हें लगता है जल्दी से कर लूं। तेज पढ़ने के चक्कर में वो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाते हैं, कीवर्ड्स को मिस कर जाते हैं। तो पूरा का पूरा पैसेज पढ़े, आधा पढ़ के आपको नहीं पता लगाना है कि क्या यहां पे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही, पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा ऑथर यहां पे क्या कहना चाह रहा है, कौन सा आर्ग्यूमेंट देना चाहता है, किस चीज पे आपको कन्विंस करना चाहता है, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। ठीक है? स्टार्ट बाय रीडिंग द एंटायर पैसेज केयरफुली, डोंट रश। याद रहे, आपको रश नहीं करना है। टेक योर टाइम to understand the concept and pay attention to the main points and supporting details. आपको attention पे करनी है main points पे और supporting details पे। supporting details क्या होती है? जो आपका evidence होता है वो आपकी supporting detail होती है। और evidences कहाँ दिए जाते हैं? premise के अंदर दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? premise के अंदर दिए जाते हैं। तो पहली चीज, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ें। दूसरी चीज, आइडेंटिफाई द टॉपिक। अब पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में ना आपको टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है कि आखिर किस चीज के ऊपर ये पैसेज लिखा गया है, ऑथर किस चीज के बारे में बात कर रहा है, उस चीज के बारे में है कि नेगेटिव बात कर रहा है, उस चीज को करने के लिए हमें मोटिवेट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, या उसे ना करने के लिए मोटिवेट कर रहा है या फिर प्रेरित कर रहा है, हमें किस चीज पे कन्विंस करना चाहता है, उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। डिटरमाइन व्हाट द पैसेज इज जनरली अबाउट। जनरली किस चीज के बारे में बात कर रहा है, किन किन चीजों के बारे में बात हो सकती है? पॉलिटिकल चीजों के बारे में, सोशल, इकोनॉमिक, आपका साइंस, आपका क्या कहते हैं टेक हो सकता है, लीगल हो सकता है, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात हो सकती है। दिस इज द ब्रॉड सब्जेक्ट और द टॉपिक दैट द ऑथर इज एड्रेसिंग। ये ब्रॉड सब्जेक्ट होगा,
जो कि ऑथर एड्रेस करना चाह रहा है. इट मे बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और टाइटल. और जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट जनरली ऐसा होता है कि अपने पहले पैराग्राफ के अंदर ही ऑथर जो है वो अपने टॉपिक को डिस्क्लोज कर देता है. ठीक है, लुक फॉर द मेन पॉइंट्स. अगेन जो मेन पॉइंट्स है, अब ओवरऑल आइडिया तो आपको लग गया, अब आपको मेन पॉइंट्स को देखना है. एज यू रीड द पैसेज, आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स एंड की आर्ग्यूमेंट. मतलब आर्ग्यूमेंट वो चीज होती है जिसके थ्रू आपको कन्विंस किया जाता है, आपको कन्विंस किया जाता है कोई एक बात मानने या फिर ना मानने के लिए. ठीक है, आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट एंड key argument the author makes. These are the ideas that support or contribute to the overall message of the passage. ये वो ideas है जो कि support करते हैं या फिर contribute करते हैं overall message of the passage को. ये वो evidences हैं जो main क्या author कहना चाहता है उसे support करते हैं. ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या कह रहा है पॉइंट, पे अटेंशन टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोजिंग में क्या होता है, ओपनिंग में होता है इंट्रोडक्शन, ओपनिंग में क्या होता है इंट्रोडक्शन, और क्लोजिंग में क्या होता है कंक्लूजन. तो अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के ऊपर खास ध्यान देना है, क्योंकि जो मेन आइडिया है उसी के बारे में ऑथर इंट्रोड्यूस करेगा या फिर मेन आइडिया जो है उसी के बारे में कंक्लूड करेगा. तो आपको खास ध्यान देना है ओपनिंग और क्लोजिंग को, ताकि आपको सेंट्रल आइडिया, मेन पॉइंट, फोकस पॉइंट, ये सारी चीजें पता चल सके. ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल क्या है, अगला हमारा पॉइंट क्या है, एनालाइज द स्ट्रक्चर. एनालाइज करना है हमें स्ट्रक्चर को. अब इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का मतलब क्या होगा कि पैसेज कैसे लिखा गया है. क्या वो पहले इंट्रोड्यूस कर रहा है, फिर आर्ग्यूमेंट दे रहा है, फिर कन्विंस कर रहा है, फिर कंक्लूड कर रहा है, या फिर पहले ही वो कंक्लूड कर चुका है और उसके बाद में सपोर्टिंग एविडेंसेस दे रहा है. आपको ना एक माइंड मैप बनाना है, आपको एक ना अपने मन में एक स्ट्रिंग बनानी है, एक माइंड मैप बनाना है कि क्या स्ट्रक्चर है, किसके बाद में क्या लिखा गया है, तो आपको पता पड़ेगा. पिछले वाले पॉइंट में हमने क्या कहा, पिछले वाले रूल में हमने कहा कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग पे ध्यान देना है, पर ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग में इंट्रोडक्शन है, क्लोजिंग में कंक्लूजन है, ये आपको तब पता पड़ेगा जब आप स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज को एनालाइज करेंगे कि पैसेज में कहां पे कौन सी चीज लिखी है, पहली लाइन क्या कर रही है, क्या दूसरी लाइन पहली लाइन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है या फिर सपोर्ट कर रही है, तीसरी लाइन क्या कंक्लूड कर रही है, क्या अज्यूम कर रही है. ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी होगी. इसी बीच में आपको कीवर्ड्स को भी हाईलाइट करना होगा, आपको कीवर्ड्स को भी हाईलाइट करना होगा. कीवर्ड्स क्या होंगे, जो पिछले मैसेज को अगले मैसेज से जोड़ेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे does लिखा हुआ है, therefore लिखा हुआ है, या फिर इन कंक्लूजन लिखा हुआ है, इसका मतलब जो प्रायर मैसेज है, जो प्रायर मैसेज है उसे सपोर्ट किया जा रहा है, उसे क्या किया जा रहा है, उसे सपोर्ट किया जा रहा है. बट इसकी जगह बट लिखा हुआ आ जाए, येट लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब जो पहले लाइन लिखी गई है, जो पहले मैसेज दिया गया है, उसे क्या कर रहा है, उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है, उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. तो बट आ जाए, येट आ जाए तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दस देयरफॉर आ जाए तो कंक्लूड कर रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है, अपनी कही बात को सपोर्ट कर रहा है ऑथर. उसके बाद में एक और चीज है, लुक फॉर द रिपीटेशन. अगर कोई बात बार बार बताई जा रही है, अगर कोई बात बार बार बताई जा रही है, तो इसका मतलब उसी बात को हम मानेंगे कि वो सेंट्रल आइडिया है. इसका एक छोटा सा 100% ये रूल अप्लाई नहीं होता है, बट काफी बार आपको हेल्प करता है. जैसे कि अगर किसी प्रॉपर नाउन को बहुत बार यूज किया जाए, अगर कोई प्रॉपर नाउन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इसका मतलब ये है कि उस प्रॉपर नाउन के अराउंड ही आपका सेंट्रल आइडिया है, प्रॉपर नाउन के अराउंड ही आपका सेंट्रल आइडिया होगा. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, जो भी वर्ड रिपीट होता है, जो भी रिपीटेशन है, उसके ऊपर खास ध्यान रखना है. उसके अलावा टोन ऑफ द मैसेज में भी, टोन ऑफ द पैसेज जो है और जो लैंग्वेज है उसके ऊपर भी खास ध्यान देना है. टोन मतलब
क्या ये सरकास्टिक हो रहा है, क्या ये नरेट कर रहा है, ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। क्रिटिसाइज कर रहा है, सरकास्टिक हो रहा है, नरेट कर रहा है, क्या आखिर कर क्या रहा है, टोन क्या है पैसेज की, तो हमें पता पड़ेगा कि वो जो भी चीजें बोल रहा है उसका क्या मीनिंग है, मैसेज क्या कन्वे करना चाहता है। तो टोन भी पता लगाना बहुत जरूरी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर टोन ऑफ द पैसेज तो इंग्लिश में होता है। नहीं बच्चों, जब पैसेज लिखा गया तो अब क्या इंग्लिश क्या क्रिटिकल है कि नहीं। अगर टोन ऑफ द पैसेज नहीं पता होगा तो बच्चों लीगल भी आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। टोन ऑफ द पैसेज अगर नहीं पता होगा तो लीगल भी सॉल्व नहीं। पैसेज को पढ़ना और समझना सारे सब्जेक्ट के अंदर सिमिलर ही है। हाँ, क्वेश्चंस के फॉर्मेट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। चलिए, उसके बाद में आपको अपने मन में ही, ऐसा नहीं कि लिखना है, आपको अपने मन में ही समराइज भी करना है पैसेज को। आपको अपने मन में समराइज भी करना है पैसेज को। ये आप कब कर पाते हैं, अब इसकी ट्रिक आप जानिए। ये आप कब कर पाते हैं, जब आप पैसेज को पढ़ें तो आप ये मान के पढ़ें कि इस पैसेज को आपको किसी को समझाना है। जब आपको किसी को समझाना होता है ना, तो आप मन के अंदर समराइज उसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ पढ़ाना होगा ना, तो मैं पढ़ूंगा और पढ़ते टाइम ही मेरे मन में ये रहेगा कि जब मैं अपने बच्चों को बताऊंगा तो क्या बताऊंगा, इस पैसेज में क्या लिखा है, अपने बच्चों को क्या समझाऊंगा। तो ठीक वैसे ही आप भी खुद को एक टीचर मान लीजिए कि मैं टीचर हूं और मैं अगर क्या कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को समझाऊंगा तो इस पैसेज को कैसे समझाऊंगा। तो ये क्या कहते हैं, आपको यहां पे अपने वर्ड्स के अंदर समराइज भी करना होगा, पर याद रहे पेपर पे समराइज नहीं करना है, अपने दिमाग के अंदर समराइज करना है। कहां पे करना है, दिमाग के अंदर समराइज करना है। और खास चीजें, जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है ना, उसे एलिमिनेट कर दीजिए। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट कर दीजिए। अब इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आती कहां से, आप बोलेंगे सर पैसेज पढ़ रहे हैं तो पैसेज में तो सब कुछ रिलेवेंट है ना, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आई कहां से। देखिए भाई, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आती है ओवर इंटरप्रिटेशन से। किससे, ओवर इंटरप्रिटेशन से। ओवर इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, ज्यादा नहीं सोचना है। जो ऑथर ने कहा है उसी से स्टिक करना है, जो ऑथर ने कहा है उसी से स्टिक करना है। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, बहुत दूर तक नहीं निकल जाना है। हालांकि आपके प्रीमाइसेस को लेके बेसिक नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग के साथ में आप सोच सकते हैं, पर बहुत दूर नहीं निकल जाना है। ओवर इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। अगर ओवर इंटरप्रेट करेंगे, ज्यादा ही सोच लेंगे, तो आपके पास में इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को आपको करना है एलिमिनेट। क्या करना है, एलिमिनेट करना है। उसके बाद में एक बार जब आपको सेंट्रल आइडिया पता चल जाए ना, तो एक बार वापस से, जैसे अब मुझे पता चल गया कि ये सेंट्रल आइडिया है, तो एक बार वापस से फटाफट पैसेज को पढ़िए। अगर आपको वो सेंट्रल आइडिया सही लगता है, रिव्यू करते हैं, और अगर वो वैलिडेट कर देता है, वो सही लगता है आपको, तो इसका मतलब आपका सेंट्रल आइडिया सही है। इसका मतलब आपका सेंट्रल आइडिया सही है। ठीक है, तो यही सारी चीजें। अब इन पॉइंट्स को अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से सुने, 2 से 3 बार इस वीडियो को सुने। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आप सुने, आप 2x पे करके 1.5x पे करके भी सुन सकते हैं। और आपके पास में ये बुलेट पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेन पॉइंट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज को लेके। इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस भी हम लोग करवाएंगे, पर ये कम से कम आपके पास में, अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज फाइंड कैसे करें। यहां पे बहुत सोच समझ के, काफी सालों की जो एक टीचिंग है मेरी, जो मैंने पढ़ाया है, उसके अंदर क्या क्या चीजें निकल के आई है, उसी को समराइज करके मैंने यहां पे बताया है। मेरी रिक्वेस्ट है, आपके दीवार पे या गेट पे कहीं पे ये जो लिस्ट है ये चिपकी हुई होनी चाहिए, और आप खुद देखेंगे कि आपको ये फायदा हो रहा है। नया चैनल है, अपने दोस्तों को बुलाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके दोस्तों को भी अभी तक नहीं पता है कि कैसे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज को फाइंड किया जाता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।